नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा। आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उन प्रैक्टिस सेट में आज 12वां प्रैक्टिस सेट है। 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में 11 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं, उसमें से ये आज 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और जो लोग पुराने हैं या चैनल को कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो हम लोग देखते हैं। चलो, क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। कह रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? जो रात में तारे होते हैं वो किस घटना के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो याद रखना, एक घटना है जिसका नाम आता अपवर्तन घटना। कौन सी है? अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की घटना के कारण रात्र में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि प्रकाश को हम जब प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं, यानी कह सकते हैं विरल से अगर हम सघन में प्रवेश करा रहे हैं तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो अवलंब की ओर झुक जाती हैं। और दूसरी एक शर्त होती है, यदि किसी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो वह अवलंब से दूर हटेगी। तो अवलंब से दूर हटेगी, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बस इसी कारण ये तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जरा देखना, मैंने एक ये माध्यम बनाया, एक ये माध्यम बनाया। इस तरह से मैंने विभिन्न प्रकार के माध्यम बनाए। अभी मैंने प्रकाश की किरणें यहाँ पर मैंने लिया विरल और यहाँ ले लिया सघन। तो विरल से सघन प्रकाश की किरण जाएंगी तो अवलंब की ओर झुक जाएंगी। जब अवलंब की ओर झुकेंगी तो इस तल पर पहुंची, इस तल पर ये सघन है, इधर विरल होगा तो ये दूर जाएंगी। फिर इस तरह से अगले तल पर पहुंचेंगे, इस तरह से ये अवलंब की ओर दूर जाएंगी, फिर हटेंगी। यानी कह सकते हैं इसकी इस तरह से स्थिति मिलती है। इस तरह से ये स्थिति मिलती जाती है। कभी तारा का चमक यहाँ पर दिखती है, कभी तारे की चमक इस तरह से अलग अलग जगह पर होने के कारण ये जगह जगह पर चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं टिमटिमाना। तो इस तरह से ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर है गोल्डन धान, जिसे कहते हैं गोल्डन राइस, एक अच्छा स्रोत है। जो सुनहरा चावल होता है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या है? क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित ये गोल्डन चावल राइस है क्या? तो याद रखना, यह एक आनुवांशिक तरीके से बनाया गया धान है। आनुवांशिक तरीके से, यानी कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया एक धान है। इसमें क्या, जब धान के किसी जीन में धान के किसी जीन में ऐसी जीन एक प्रवेश करा दिया, ऐसी जीन का एक कण डाल दिया जाए जो उसमें विटामिन ए का प्रचुर मात्रा हो, तो धान की जीन में, यानी कह सकते हैं धान का जो गुणसूत्र होता है उसकी जो जीन होती है, उस जीन में एक ऐसी जीन डाली गई विटामिन ए की, और जिससे उसके जब वो धान उत्पादित की जाए तो उस धान में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। तो याद रखना, इस तरह से उस जीन, यानी कह सकते हैं वह जीन कौन सा था? तो यह बीटी बीटी कैरोटीन डाला गया। क्या डाला गया? बीटी कैरोटीन। और वैसे भी जानते हैं कैरोटीन में विटामिन ए होती है। क्या होता है? कैरोटीन में विटामिन ए होता है। तो बीटी कैरोटीन डाला गया धान के जीन में। इस तरह से ये किसकी प्रचुर मात्रा होगी? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होगी। अगला क्वेश्चन है मैक्स प्लांक का संबंध किससे है? मैक्स प्लांक का संबंध है, याद रखें, क्वांटम सिद्धांत से। किससे है? मैक्स प्लांक का संबंध क्वांटम सिद्धांत से है। अब बात आती है क्वांटम क्या होता है। क्वांटम यानी जो प्रकाश होता है, प्रकाश के छोटे छोटे से ऊर्जा के समूह, प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल या समूह, जिन्हें कहा जाता है फोटॉन्स। क्या कहा जाता है? फोटॉन्स। उन्हीं फोटॉनों से बनने वाली जो क्रिया होती है, और वो फोटॉन जिस
माध्यम में कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्या कहेंगे? इस तरह से ये मैक प्लांक का संबंध किससे है? क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि किसी तरल के सतह पर दाब डाला जाए, कोई भी तरल पदार्थ है उसके सतह पर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सतह पर अगर दाब डाला जाए तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। आप जानते होंगे यदि पहाड़ों पर जाने पर यानी ऊंचाई जाने पर दाब क्या होता है? जो दाब पी होता है वो घटता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब घट जाता है। क्यों? और अगर दाब घटेगा तो आप जानते हैं पहाड़ों पर खाना देर से क्यों बनता है? वो यही कारण है, दाब कम होने के कारण। जब दाब कम होगा तो वहाँ का क्वथनांक भी उसका कम होगा, उसका क्वथनांक भी कम होगा, और क्वथनांक कम होगा तो वह भोजन देर से पकेगा। इस तरह से याद रखना, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से क्वथनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में एक प्रतापी राजा आता है जिसका नाम आता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। ये 8 जो थे, 8 तमिल भाषा यानी तेलुगु कवि थे। क्या थे? तेलुगु कवियों का एक यह समूह था, 8 दिग्गजों का। और अष्टप्रधान, अगर क्वेश्चन कह दें अष्टप्रधान क्या थे तो याद रखना, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहने वाले 8 मंत्रियों का समूह था, जबकि अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों का समूह था। तो इस तरह से याद रखना ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है वो लिया गया है सारनाथ में स्थित, जो सारनाथ का स्तंभ है अशोक द्वारा लगाया गया है, वहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट जिसे कहा जाता है, उसमें कितने जानवर यानी हैं? अगर क्वेश्चन कहें कितने जानवर हैं उसमें, या कह दे उसमें से कितने सिर हैं, कितने जानवर और कितने शेर हैं, ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखना उसमें एक शेर मिलता है। कौन कौन से जानवर आप काउंट कर सकते हैं? शेर मिलेगा, हाथी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, शेर, हाथी, घोड़ा और सांड, ये 4 जानवर मिलते हैं। याद रखना कितने मिलेंगे? जानवर हैं 4, लेकिन अगर कहें उसमें सिर कितने हैं, उसमें सिर की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है, तो सिरों की संख्या होती है 8। कौन कौन से? एक तो 4 सिर उसमें दिखाई, 3 तो दिखाई देते हैं, उसमें से 3 दिखाई देते हैं। इस तरह से 3 तो दिखाई देते हैं लेकिन एक छिपा होता है पीछे, तो वो 4 तो वो हो गए। इसके बाद में जो इसकी बाउंड्री होती है, इसके चारों ओर एक जानवर होते हैं। यहाँ पर हाथी है, यहाँ घोड़ा है, इसके पीछे एक शेर और होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कितने हो जाएंगे? एक हाथी का सिर हो जाएगा, एक हाथी हो गया, एक घोड़ा हो जाएगा, एक सांड हो जाएगा और एक शेर और हो जाएगा। इसी में एक शेर और पाया जाता है। इस तरह से याद रखना कितने हो जाएंगे? 4। 4 4 कितने हो गए सिर? 8 सिर हो गए। तो इस तरह से याद रखना राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से? सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया। उसमें कितने जानवर हैं? तो याद रखना 4 जानवर हैं। और अगर कह दे कितने सिर हैं तो याद रखना 8 सिर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये भारतीय संविधान ने कब स्वीकार किया? भारतीय संविधान में कब इसे स्वीकारा गया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का विकास में वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। कौन सा वायसराय था जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन कौन से थे? तो याद रखना लॉर्ड रिपन भी थे उस समय, लॉर्ड रिपन और लिटन या कर्जन। तो याद रखना इसका आंसर आएगा डी नंबर, यानी कौन थे? डी नंबर। और डी नंबर में मिलते हैं कौन?
लॉर्ड लिटन और कर्जन। लॉर्ड लिटन और कर्जन उस समय इसमें प्रमुख भूमिका निभाते थे। कब? जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। क्योंकि अगर कहीं रिपन की बात करें तो भैया रिपन थे 1881 में थे। रिपन कब थे? 1881 में थे, जबकि ये तो 1905 की बात कर रहे हैं। ये तो 1905, यानी राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहे थे उस समय कौन थे? तो याद रखें, लिटन थे और कर्जन थे, रिपन नहीं थे। रिपन ने क्या किया है? अगर क्वेश्चन यहाँ से रिपन से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो रिपन ने क्या क्या किया है, तो याद रखना रिपन ने जो जनगणना थी, पहली 10 की जनगणना की शुरुआत किसने की थी? रिपन ने की थी। कब की थी 10 की जनगणना की शुरुआत? रिपन ने 1881 में, जबकि गणना की शुरुआत 1872 में मेयो द्वारा की गई थी। तो इस तरह से ध्यान देना। और रिपन एक के लिए और एक क्वेश्चन आता है, रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? याद रखना मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन से? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और ये किसका उपनिषद है? तो याद रखना ये है अथर्ववेद का एक उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता शुरू हुआ था। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रख गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में। इसी समझौते के बाद गांधी जी 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और वहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही इन्हें एक अंग्रेजों ने नंगा फकीर कह के पुकारा था। किस सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को नंगा फकीर के रूप में उन्हें नाम लेके पुकारा था। तो याद रखना। तो इरविन समझौता कब हुआ था? 31 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, करंट का दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन बर्मिंघम में हुआ था। याद रखना राष्ट्रमंडल खेल 2022। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है रेयर डिजीज डे, यानी कह सकते हैं रेयर डिजीज रोग एक है। ये रोग किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह रोग किस तारीख को? 28 फरवरी को यह रोग मनाया जाता है। तो 31 का आंसर कौन सा? बी नंबर। और इस तरह से 30 का आंसर क्या बताया? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है ऐप दिया गया है, कौन सा है? जलदूत ऐप। कौन सा है? जलदूत ऐप किस मंत्रालय का है? जलदूत ऐप किस मंत्रालय का है? तो याद रखना यह किस मंत्रालय ने? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा? जलदूत ऐप। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है भारत में, करंट का ये भी है, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा कब शुरू हुई? भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा कब से शुरू हुई? तो याद रखना 5G सेवा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। 1 अक्टूबर 2022 से भारत में नेटवर्क 5G सेवा कब से शुरू हुई? 1 अक्टूबर 2022 से। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो याद रखना पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक ये किसकी है? JB कृपलानी की पुस्तक है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? JB कृपलानी की पुस्तक है। यही JB कृपलानी है जो याद रखना अध्यक्ष बनाए गए थे। किसके? शुरुआत में झंडा समिति के अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। बाद में तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी को ही बनाया गया। शुरुआत में बनाया गया था, बाद में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था झंडा समिति का अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन है दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना दुलस्ती परियोजना है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर एक परियोजना और आती है जिसका नाम आता है सलाल परियोजना। किस नदी पर है? ये चेनाब नदी पर है। जबकि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना आएगी? झेलम नदी पर मिलेगी तुलबुल परियोजना। कौन सी झेलम पर है? झेलम पर तुलबुल परियोजना मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है पवनार आश्रम का संबंध किससे है? पवनार आश्रम का संबंध ये विनोबा भावे से है। किससे है? पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। जरा क्वेश्चन है यहाँ पर एक फिर कमेंट करके बताना है आप लोगों को, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत तो किसने की? अगर कहा जाए तो उसका आंसर आता है महात्मा गांधी ने। किसने की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। अगर कह दें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही का आंदोलन करने वाला व्यक्ति कौन था? अगर तुमसे कह दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? विनोबा भावे ही आएंगे। दूसरा सत्याग्रह आंदोलन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कृमि यानी वर्म द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखना फाइलेरिया किससे फैलता है? फाइलेरिया जो फैलता है वो वर्म यानी कृमि से फैलता है। वर्म या ये सब किससे फैलेगा? वर्म से फैलेगा। तो याद रखना कृमि बोलते हैं। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहें मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया भैया प्रोटोजोआ से फैलती है। किससे फैलती है मलेरिया? मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। याद रखेंगे। अगर कह दे टीबी तपेदिक, ऑप्शन दिया गया टीबी कहें, तपेदिक कहें या क्षमा कहें या क्षय रोग कहें, ये सब किससे फैलता है? ये फैलता है जीवाणु से। किससे फैलेगा? जीवाणु से फैलता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डंकन पास किस किस के बीच में? आपको ये कई बार बताया गया। एक मिलता है तुम्हें 8 डिग्री चैनल, एक मिलता है 9 डिग्री चैनल, एक मिलता है 10 डिग्री चैनल, एक मिलता है डंकन पास। कौन सा? एक मिलता है डंकन पास। अगर कह दें डंकन पास किस किस के बीच में है? तो छोटा और यानी दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में कौन सा है? डंकन पास। यहाँ पर क्या मिलेगा? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच मिलेगा डंकन पास। क्या मिलेगा? डंकन पास। जबकि अंडमान और निकोबार के बीच मिलेगा 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच मिलेगा? 9 डिग्री चैनल मिलेगा लक्षद्वीप और मिनकॉय द्वीप। लक्षद्वीप और मिनकॉय द्वीप। 8 डिग्री चैनल जो मिलता है वो मिलता है किसके बीच? लक्षद्वीप सॉरी मालदीव और मिनकॉय द्वीप। किसके बीच में? मालदीव। 8 डिग्री मालदीव मिनकॉय द्वीप। अगर कहें 9 डिग्री चैनल तो याद रखना मिनकॉय द्वीप और लक्षद्वीप। और अगर कहें 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान यानी अंडमान और निकोबार के बीच में यह संधि मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हों तो राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम करेगा? तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ऐसी स्थिति कौन सा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यभार निभाया है? तो याद रखना उनका नाम आता है एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम आएगा? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह। तो इस तरह से ध्यान देना है। और एकमात्र ये भी व्यक्ति भी है एम हिदायतुल्लाह। कौन से? तो याद रखना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति तो कौन थे? तो याद रखें एम हिदायतुल्लाह। दूसरा क्वेश्चन लास्ट है भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जाती है। यानी अगर राष्ट्र में वित्तीय आपात की स्थिति घोषित करना है तो कौन घोषित करेगा? बिना राष्ट्रपति के देश में पत्ता भी नहीं हिल सकता है, लेकिन फिर भी हिलता रहता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर कहें आपातकाल कौन से भाग में है तो याद रखना
आपातकाल है 18 में। अगर कहें कौन से अनुच्छेद में है, तो 3 अनुच्छेद हमें बताए होंगे, 352, 356, 352, 356 और 360। 360 ये 3 आपातकाल है, जिसमें से 352 अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार 52 के अंतर्गत निलंबित कर दिए जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। जय हिंद।